ओके स्टूडेंट, तो वर्क पावर एनर्जी में क्लास में कल मैं एक प्रॉब्लम लिया था। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को निकालना था कि इस लेवल से एच का मिनिमम वैल्यू। तो वो वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके थे स्टूडेंट। अरे एच का मिनिमम वैल्यू आया था कितना, 2.5 आर। अब तो जब एच का वैल्यू 2.5 आर इज द मिनिमम हाइट फॉर लूपिंग द लूप, मतलब इस कंप्लीट सर्कल में कवर करने के लिए अगर इस ट्रैक को आगे बढ़ा दिया जाता तो इसका मतलब एच का वैल्यू 2.5 आर से ज़्यादा रहेगा तो डैम से और सर्कल में कवर करेगा, हाँ या ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में है कि H इक्वल टू 3R, तब A और B पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो A और B पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये तब बात करेंगे ना कि जब B पे पहुंचेगा। तो पहले तो ये श्योर हो जाए कि B पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इस वैल्यू के लिए तो डैम से और B पे पहुंचेगा, हाँ या ना। यस, ये तो लॉजिक था ना कि पहले तो कि जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में ही क्लियर हो गया। तो H इक्वल टू 3R के लिए अगर लेते हैं तो नहीं लगता कि सर जो क्वेश्चन यहाँ पे A, B और D पे निकालना है, तो आप ऐसा एक काम करते हैं कि A पे निकाल लेते हैं तो B और D पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि A पे मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और B पे मिनिमम रहेगा। और मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस तो हम लोग का रटा हुआ है 6 mg, है ना। और जो मैक्सिमम मिनिमम रहेगा उसका एवरेज यहाँ पे रहेगा। तो एक काम करते हैं कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन C एंड A अप्लाई करते हैं। किसके किसके बीच में, C और A के बीच में भी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन C एंड A अप्लाई कीजिएगा तो EA इक्वल टू EC, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल क्या लिए थे, 0। और यहाँ पे स्टार्टिंग रिलीज करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ के लिए KA प्लस UA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KC प्लस UC। और KC का वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट, 0। तो हाफ M VA स्क्वायर प्लस UA कितना रहेगा, अकॉर्डिंग टू माई रेफरेंस पॉइंट 0 और 0 प्लस MGH, है ना। ठीक है, देखिए तो M से M कैंसिल हो गया, तो VA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2GH, मतलब 2G और H का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, 3R, तो कितना हो गया 6GR। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब पॉइंट A पे अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, है ना। एंड रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर। मैं A पे, जब A पे ब्लॉक आएगा उस टाइम का मैं बात कर रहा हूं। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर यही रहेगा ना, n माइनस mg। और तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, करेक्ट। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, mVA स्क्वायर बाई R। ठीक है,
तो एन ए इक्वल टू क्या हो गया, एम जी अब प्लस एम बाई आर। अब वी ए स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से निकाले हुए हैं 6 GR, तो आर आर आपस में कैंसिल, तो एन ए इक्वल टू कितना एम जी, 7 mg। और बताइए क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस एन बी इक्वल टू 6 mg, हाँ या ना। कल का थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एन बी इक्वल टू कितना, 7 mg माइनस 6 mg, कितना हो जाएगा, एन बी इक्वल टू हाउ मच, mg। और जब आप एन ए और एन बी का निकाल लिए हैं तो बाकी पॉइंट नहीं पता है, बट ए तो पता है कि डी पे जो रहेगा वो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज होता है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर लिए थे। तो कितना रहेगा, 7 mg प्लस mg डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच mg, 4 mg। तो वेरी फ्रेंकली एक क्वेश्चन टफ है या आसान क्वेश्चन है। चलिए अब थर्ड पार्ट क्या है, इफ h इक्वल टू 2r, इफ h इक्वल टू 2r देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट लूजेस द कॉन्टैक्ट विथ द ट्रैक। अब देखिए स्टूडेंट, h इक्वल टू 2r, तो सबसे पहले थर्ड पार्ट आप लोग बनाए हैं, आप में से एनीवन जो थर्ड पार्ट को कवर किए हैं, सॉल्व किए हैं, दो ही बात हो सकता है, हाँ या ना, या सर ऑन द वे ट्राई कर रहे हैं, अभी याद आया। देखिए एक लाइन से साइलेंट हो जाते हैं तो उसमें तो लगता है कि क्या फिर आगे मैं क्या करूं, तो क्या बोलना चाहते हैं, नहीं बनाए हैं। अरमान आलम ट्राई किए हैं, मतलब नहीं बनाए हैं, ओके। कस्तूरी साहा, नीतिशा बरुआ, तो आप लोग ट्राई क्यों नहीं किए, एक ही प्रॉब्लम तो दिए थे। चलिए कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टेट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, थर्टी तक तो पहले ही हो चुका था अरमान वाला। ओके 30 तक तो हम लोग बहुत पहले लॉन्ग एगो पहले ही कवर कर चुके थे, 30 तक, 30 नहीं 32 या 33 तक, यस, जिसमें बढ़िया प्रॉब्लम था। और 33 एक क्वेश्चन था जो मैं बोला था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक ही नहीं ना बन रहा है, बाकी बन गया। ऑब्जेक्टिव देखे थे, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा बढ़िया है, ठीक है, बन गया, इसका मतलब वी आर गोइंग ऑन राइट पाथ। चलिए तो सबसे पहले है थर्ड क्वेश्चन में कि देखिए, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में मैं जनरली देखता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि लोग फटाक से बनाना शुरू करते हैं। मतलब क्वेश्चन में बोल दिया गया कि कॉन्टैक्ट लूज होगा, तो हम लोग भी मान लें कि कॉन्टैक्ट लूज होगा। पहले ये तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं होगा इस हाइट के लिए। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता था कि डी से पहले ही ब्लॉक रुक जाए और डी से पहले ब्लॉक रुक कर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे, तो इस केस में कॉन्टैक्ट लूज होगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं लगता कि थोड़ा सा फॉर मोमेंट एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि किस हाइट के लिए
किस हाइट के लिए ए डी को क्रॉस करेगा, क्योंकि जब तक डी को क्रॉस नहीं करेगा तब तक स्पीड पहले जीरो होगा और नॉर्मल रिएक्शन बाद में जीरो होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो नहीं होगा, हाँ या ना। इफ ब्लॉक डज नॉट ओवरशूट द पॉइंट डी, अगर इस पॉइंट डी को कवर नहीं लगता, क्या स्ट्रिंग मास सिस्टम वाला ही बात बोल रहे हैं, तो अगर ब्लॉक डी पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तो क्या उसका कांटेक्ट ट्रैक के साथ कभी कांटेक्ट लूज होगा, कभी कांटेक्ट लूज नहीं होगा। लेकिन अगर डी को क्रॉस करेगा तो डी को क्रॉस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन पहले जीरो होगा बट स्पीड जीरो नहीं होगा। और जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा मतलब कांटेक्ट वहां पे ही लूज करेगा, और जहां पे कांटेक्ट लूज करेगा वहां के बाद इट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं इस थर्ड क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूं। What is the height so that normal reaction and speed both becomes zero simultaneously? मतलब वो कौन सा हाइट है जिस हाइट से अगर उसको रिलीज किया जाए तो स्पीड और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक साथ जीरो हो। और ये पता है कि स्पीड और नॉर्मल रिएक्शन एक साथ जीरो एक ही जगह पे होता है, वो था पॉइंट डी, हाँ या ना, याद है स्ट्रिंग मास सिस्टम का। ओके, लेकिन यहाँ पे किस स्पीड के लिए जीरो होता था वो तो हम लोग को पता है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू स्पीड और नॉर्मल रिएक्शन दोनों जीरो होने के लिए वेलोसिटी स्पीड शुड बी व्हाट √2gr, हाँ या ना। इसका मतलब पॉइंट ए पे जब तक स्पीड √2gr से ज़्यादा नहीं रहेगा तब तक वो पॉइंट डी को क्रॉस नहीं करेगा, और जब तक पॉइंट डी को क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब है कि मुझे स्पीड चाहिए किसके बीच में, मुझे स्पीड चाहिए इसके बीच में रहेगा स्टूडेंट, तब जाकर डी को क्रॉस करेगा। और इससे कम रहेगा, इससे ज़्यादा इससे कम रहेगा तब डी को क्रॉस करेगा बट बी पे नहीं पहुंच पाएगा, और समवेयर बिटवीन डी एंड बी इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब है कि पहले तो जो मेरा क्वेश्चन है इसमें मैंने इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि वह कौन सा हाइट है जिस हाइट के लिए स्पीड और नॉर्मल रिएक्शन बोथ बिकम जीरो साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे तो वो तो वैल्यू हम लोग पता है कि अगर ए पे ए वैल्यू हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पहले मैं हाइट निकालता हूँ। तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हाइट निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, ई ए इक्वल टू ई सी करेंगे स्टूडेंट। और ई ए का मतलब हाफ एम वी ए स्क्वायर अब प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच, हाँ या ना। और हाफ एम और वी ए कितना मानेंगे, तो वी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gr इक्वल टू कितना mgh। mg से mg को कैंसिल कर दीजिए और 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, देन h इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो r। इसका मतलब अगर हाइट रेडियस के बराबर रहेगा तो उस हाइट के करस्पॉन्डिंग पार्ट उस ब्लॉक का स्पीड और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक साथ जीरो होगा। और वो कहां पे जाके जीरो होगा, डी पे जीरो होगा। कहां पे जीरो होगा स्टूडेंट, डी पे। इसका मतलब है कि अगर हाइट एच का वैल्यू आर के बराबर या उससे कम रहेगा तो कभी ट्रैक को लूज नहीं करेगा और ऑसिलेटरी मोशन होता रहेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर एच का वैल्यू आर से बड़ा और 2.5 आर से छोटा रहेगा, क्योंकि 2.5 आर था सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो आर से बड़ा और 2.5 आर से छोटा रहेगा तो डी को क्रॉस कर जाएगा बट बी पे नहीं पहुंच पाएगा। तो डी को क्रॉस कर गया, बी पे नहीं पहुंचा, मतलब बी और डी के बीच में समवेयर बिटवीन बी एंड डी ब्लॉक लूजेज द कॉन्टैक्ट, क्योंकि पहले एन जीरो होगा या पहले स्पीड जीरो होगा। अगर डी को क्रॉस करेगा और बी पे नहीं पहुंचेगा तो क्या पहले होगा, पहले एन। इसका मतलब
तो अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका मतलब मेरा हाइट यहाँ पे 2.5 आर से छोटा है बट आर से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ block crosses the point D but does not reaches at B and somewhere between B and D first normal reaction becomes 0. तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक ए एंगल मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, और मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि इस पॉइंट पी पे एन का वैल्यू 0 हो रहा है। तो इस पॉइंट पी पे एन का वैल्यू 0 होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले पॉइंट पी पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एम जी ए रहेगा, हाँ या ना। और अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रहता तो यही रहता ना स्टूडेंट। देखे तो और भी कोई फोर्स लगेगा, एम जी नीचे और एन इधर, और ए एंगल थीटा ले रहे हैं स्टूडेंट, तो ए कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, हाँ या ना, 90 माइनस थीटा। और हम लोग को तो थीटा निकल जाएगा तो पोजीशन निकल जाएगा। अगर ये थीटा निकल जाएगा तो यहाँ से 90 प्लस थीटा इज द पोजीशन, करेक्ट पोजीशन, हाँ या ना। 90 प्लस थीटा इज द करेक्ट पोजीशन ना। इफ थीटा, अगर थीटा आपको बता दे तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और मैं मान रहा हूँ कि लेट एट पॉइंट पी एन इक्वल टू 0, लेकिन मैं पहले सारा फोर्स दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा अब प्लस एन इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। और नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवार्ड द सेंटर, बट ये वैल्यू तो 0 मान लिया है ना। क्या मान लिया है स्टूडेंट? 0 मान लिए हैं। और m से m हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g साइन थीटा इक्वल टू वी पी स्क्वायर बाई आर। यहाँ देखिए, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, वी पी स्क्वायर बाई आर जी, हाँ या ना। अब बताइए, थीटा निकालने से आप एक ही स्टेप तो दूर हैं, थीटा निकालने से आप ओनली 1 स्टेप दूर हैं। बोलिए कौन सा स्टेप? अगर वीपी बता दें तो क्या थीटा निकल जाएगा? अगर ये वीपी बता देंगे तो मेरा थीटा निकल जाएगा, हाँ या ना। ओके, तो अब इस केस में कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक काम तो आप एक कर सकते हैं। देखिए कि कुछ स्टूडेंट एक काम करेंगे कि सर कंजर्वेशन बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन सी एंड ए, वहाँ से ए पे स्पीड निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपका टाइम बचाने का बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि सी से ए पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाकर यहाँ पे भी पे ए पे स्पीड निकालेंगे। ओके,
हाँ ना बोलते रहिएगा, ठीक है। और फिर ए से पी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर पी पे स्पीड निकालेंगे, वीपी, हाँ या ना। तो उतना काम क्यों करेंगे? आप ही तो बोल रहे हैं कि सर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं मतलब ईसी इक्वल टू ये लिख रहे हैं, हाँ या ना। और ए इक्वल टू ईपी भी तो लिख रहे हैं, तो बीच में एक क्यों? डायरेक्टली क्या हम लोग ईसी इक्वल टू ईपी नहीं लिख सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, इस टाइप का जहां पे हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो इज इट कंपलसरी कि बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को इन्वॉल्व करें टाइम बचाने के पर्पज से? ऐसे बढ़िया से फील लेके बनाना रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल बिटवीन सी एंड ए, फिर यहाँ से वी ए निकालेंगे, फिर लिखेंगे अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल बिटवीन ए एंड पी। बट आप ही तो लिख रहे हैं इसी इक्वल टू ए इक्वल टू पी, तो ए को हटाते हैं, इसी इक्वल टू व्हाट, ई पी, करेक्ट। और इसी इक्वल टू ई पी लिखते हैं तो नहीं लिखिएगा के सी प्लस यू सी इक्वल टू व्हाट, के पी प्लस यू पी। और के सी कितना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, रिलीज किए थे, यू सी कितना रहेगा, 2r था ना स्टूडेंट, हाइट जहां से रिलीज किए थे हाइट कितना था, 2r इक्वल टू के पी, पी पे स्पीड 0 नहीं हुआ है स्टूडेंट, और यूपी के लिए एम जी, और बोलिए ए हाइट कितना, जल्दी से बोलिएगा इन टर्म्स ऑफ आर। ए हो यहाँ से यहाँ तक हो गया आर, और ए कितना होगा स्टूडेंट, ए है आर, ए है आर और ए है मान लिया थीटा, तो नहीं रहता है ए आर साइन थीटा रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, एम जी आर प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। देखिए तो चलिए अब यहाँ पे यहाँ से एम एम और एम कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, तो वी पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, जरा देखिए तो, वी पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2gr और तो 4gr और माइनस 2gr और माइनस 2r माइनस 2rg साइन थीटा। देखिए तो सही है, सब लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वी पी स्क्वायर इक्वल टू 2gr को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, हाँ है ना। वी पी स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, तो वी पी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2gr 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर जी, तो कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा, हाँ है ना। इसका मतलब 3 साइन थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 2/3, करेक्ट। साइन थीटा इक्वल टू हाउ मच, 2/3। तो क्या ये एंगल पूरा पता चल गया। इसका मतलब ये भी तो बता सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 2/3, इसका मतलब एक पॉइंट ए से, आपको पॉइंट ही बताना था, पॉइंट ए से कितना हाइट पे ये जाके ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा। दिस हाइट एच, कैपिटल एच जो हम लोग माने थे वो यही था ना, आर प्लस आर साइन थीटा, आर प्लस आर साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू पता ही हो गया, आर प्लस आर 2/3, मतलब कितना 5r/3, हाँ या ना। इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट से कितना हाइट पे जाकर कॉन्टेक्ट लूज कर गया है, 5r/3 पे, कहाँ पे
5r/3। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको एंगल भी बता सकते हैं कि कितना एंगल, तो एंगल इज 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3, ये भी तो लिख सकते हैं। एंगल क्या है 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3। तो लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है या बहुत लॉजिकल और सिस्टमैटिक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक बार क्रॉस चेक करने का रिक्वायरमेंट था कि एक्चुअली कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं होगा, और उसके लिए क्या चेक कर लिए, ओके पॉइंट डी को क्रॉस कर गया बट बी पे नहीं पहुंचा। यही तो बात दिमाग में आना चाहिए। अगर सही से फिजिक्स आप किसी को समझा रहे हैं कल के डेट में, आप एक बढ़िया टीचर बन गए, मतलब मान लेते हैं कि आप बाई इंटरेस्ट डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए और बाई इंटरेस्ट टीचर बन गए फिजिक्स का, तो जब समझाने के लिए बोर्ड पे आइएगा तो आपको तो सब कुछ लॉजिकली बोलना पड़ेगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सबको समझ में आ गया? देखिए, ए फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर को मैं 0 0 नाम दे रहा हूं, और ये वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और इस फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल सरफेस का रेडियस है आर। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को, ये है पॉइंट ए। दिस लिखिए, क्वेश्चन ए प्रॉब्लम टाइप थ्योरी है, इसको प्रॉब्लम मान लीजिए या थ्योरी मान लीजिए, एक ही बात है। दिस ब्लॉक इज जेंटली पुश फ्रॉम पॉइंट ए। व्हाट द मीनिंग ऑफ जेंटली पुश? मतलब जस्ट इस, यस, जेंटली का मतलब होता है कि स्पीड टेंडिंग टू व्हाट, 0, क्योंकि अगर अब यहाँ से इसको डिस्प्लेस करना है तो थोड़ा तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे ही रख के छोड़ दीजिएगा तो क्या यहाँ से हटेगा? क्या नहीं हटेगा। तो दिस ब्लॉक ए इज जेंटली पुश फ्रॉम पॉइंट ए, देन फाइंड द पोजिशन वेयर इट लूजेस द कॉन्टैक्ट। Find the position where it loses the contact. ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, और इसी में सेकंड क्वेश्चन, find the horizontal distance with respect to origin where it strike the ground। बस 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। और ये बहुत ही टाइप प्रॉब्लम है, मतलब इस आपको एचसी वर्मा वगैरह में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन था कि इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया गया है, तो कौन सा पोजीशन है जहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से थीटा पोजीशन पे, यहाँ से इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में थीटा पोजीशन पे, बी सपोज दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कांटेक्ट नहीं भी तो लूज हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बी सपोज दैट, मैं सपोज कर रहा हूँ कि कांटेक्ट लूज होगा, और जहाँ पे एन का वैल्यू 0 कर दिए और वहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आ गया जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हम लोग रॉन्ग हो जाएंगे।
बट अगर एक्सेप्टेबल हो जाएगा मतलब हम लोग राइट हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहां देखिए, we suppose that at point P block loses the contact with the surface। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को बनाने का दो ही तरीका होता है। पहला काम करना रहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और सेकंड काम करना रहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट। तो वेन, और यहाँ पे इस रेफरेंस लेवल को मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल 0 मानता हूँ। तो EA इक्वल टू EP, तो EA इक्वल टू EP मतलब KA प्लस UA इक्वल टू व्हाट, KP प्लस। अब इतना तो आप लोग को सबको डैम श्योर पता होगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो लूज हो सकता है, बट ये पता है कि P पॉइंट पे स्पीड 0 नहीं होगा। स्पीड 0 होगा क्या? कोई ऊपर से ऐसे स्लाइड करके आ रहा है तो प्रैक्टिकली आपको लगता है एज ए फिजिक्स का स्टूडेंट? मुझे तो नहीं लगता है, राइट। अंटिल अनलेस रफ सरफेस नहीं होता तो एनीवे। तो KA प्लस UA इक्वल टू KP प्लस UP। KA क्या था? आपने जेंटली प्लेस किया, वहाँ जेंटली वहाँ से पुश किया है, इसका मतलब जेंटली का मतलब स्पीड टेंडिंग टू 0। UA कितना होगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंग? फास्ट mgr। KP हाफ mvp स्क्वायर। और UP कितना होगा अकॉर्डिंग टू, तो यहां से कितना हाइट है? देखिए हाइट कितना है, ए हाइट, तो ए तो रेडियस रहेगा यहां से यहां तक r ना, तो ए हाइट कितना हो जाएगा r cos थीटा, हाँ या ना। इस P पॉइंट का इस लेवल से हाइट कितना रहेगा स्टूडेंट? इस ट्रायंगल में देखिए जहां पे मेरा मार्कर जा रहा है, वीडियो फ्रीज हो गया या चल रहा है? तो दिस हाइट h इक्वल टू व्हाट, mg। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बहुत खराब बात है। r cos थीटा इस ट्रायंगल में क्या, इसमें बताने में इतना टाइम लगना चाहिए? क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग को? h इक्वल टू r cos थीटा बोलने में 5 मिनट लगेगा। अब यहां देखिए m से m कैंसिल कीजिए, तो vp स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो 2gr को कॉमन ले लेते हैं, देखिए सही है। vp स्क्वायर इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट P पे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक तो फोर्स कौन सा रहेगा mg, और एक फोर्स कौन सा रहेगा स्टूडेंट? देखिए तो नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स रहेगा? क्योंकि ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फोर्स के नाम पे 2 ही लग रहा है ना। फोर्स के नाम पे क्या लग रहा है? ओनली 2 फोर्स। एक mg अगर लग रहा है तो mg एंड n, और सारे ए एंगल है थीटा, तो ए एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या रहेगा स्टूडेंट? थीटा। तो और यहाँ पे स्पीड अभी मेंटेन है v। तो नहीं लगता है कि ये सर्कुलर मोशन का केस था? ये ब्लॉक किसी एक सर्कल में मूव कर रहा था, सरफेस पे तो था, बट सरफेस पे भी वो कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा था? सरफेस पे भी वो कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा था? एक सर्कल का। तो क्या सारे फोर्स को टुवार्ड द सेंटर, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवार्ड द सेंटर, तो mg cos थीटा अब माइनस n इक्वल टू व्हाट, m vp स्क्वायर बाई r। बट n को क्या करना है? n इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा इक्वल टू m vp स्क्वायर बाई r। अब vp स्क्वायर तो निकाल कर रेडीमेड हम लोग रेडी हैं। इसका मतलब है कि mg cos थीटा इक्वल टू m बाई r। अब vp स्क्वायर का वैल्यू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, gr और
आर से आर कैंसिल और एम जी से एम जी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, हाँ है ना। देन 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इक्वल टू 2/3। तो ये जो कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 आया है, क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है? अगर इस लाइन से एंगल मेजर करते हैं तो इस लाइन से अगर इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा तो 0 से 90 के बीच में ही, और 0 से 90 के बीच में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है और कॉस इक्वल 2/3 हो सकता है, हाँ है ना। ओके, इसका मतलब है कि इस लाइन से कितना एंगल पे ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर देगा, कॉस इनवर्स 2/3। यहां तक समझ में आ गया? तो बोलिए यहां तक बनाने के लिए आपको लगता है कि 2 से ज़्यादा काम मैं किया हूं? 2 ही काम किया हूं। पहला काम क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड पी, पहला काम। और सेकेंड काम क्या किए हैं, जिस पॉइंट के लिए मुझे काम करना था फोर्स के लिए, तो पॉइंट पी पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ या ना। चलिए अब देखिए, ये सारा काम जो कर रहा हूँ ना वो सिर्फ एक्टिंग है, इसका रिजल्ट पहले से ही मुझे पता है कि कहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट लूज होता है। और आज को आप लोग को भी इसको रटवा देंगे, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली खासकर मेडिकल में तो बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, एक थीटा आप निकाल चुके हैं, मुझे ए हाइट बताइए। अब क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि बॉटम से कितना हाइट पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, तो एच का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, एच इक्वल टू यही था ना आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 2/3, 2/3 मतलब कितना हो गया 2r/3, हाँ या ना। तो ए 2r/3, तो ए कितना r/3, ए हाइट हो गया यस। तो ये मेरा पहले से रटा हुआ है कि ऊपर से 1/3 रेडियस पे जाके कांटेक्ट लूज हो जाता है। ऊपर से नीचे कितना आने पे कांटेक्ट लूज हो जाता है 1/3 ऑफ द रेडियस। लेकिन अब इसको आप जैसे सपोज आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दिए कि ओके ब्लॉक को अगर ऊपर से स्लाइड करवाएंगे तो 1/3 रेडियस, मतलब ऊपर से r/3 और नीचे से 2r/3 पे जाके यहाँ पे ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज कर जाएगा। लेकिन ये जो रटेंगे कि ऊपर से 1/3 रेडियस पे कांटेक्ट लूज करेगा, ये किस कंडीशन के लिए था? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज 1/3 रेडियस पे कांटेक्ट लूज करेगा? दिस इज फॉर व्हाट, व्हेन ब्लॉक इज जेंटली पुश, करेक्ट। यहां से एक इस कंडीशन के लिए जब ब्लॉक को यहाँ पे स्पीड 0 मेंटेन करते थोड़ा सा बस यहाँ से पुश किए हैं, उसके लिए r/3, या हर स्पीड के लिए क्या यहाँ से थोड़ा स्पीड देके पुश करेंगे तो क्या r/3 आएगा या कुछ और वैल्यू आ जाएगा? कुछ और वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के लिए इसको थ्योरी भी मान कर सोचते हैं, तो इस कंडीशन के लिए आज के बाद इसको रट जाइए। मेरा देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे आंसर पता था, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में जेंटली प्लेस करते हैं, जेंटली डिस्प्लेस करते हैं पॉइंट ए से, तो ऊपर से r/3 हाइट पे जाकर ब्लॉक, तो r/3 में तो डायरेक्टली ऐसे r/3 नहीं ना आएगा, आएगा तो इसके थ्रू ही, तो r/3 यहाँ से मतलब इस पॉइंट पे जाकर कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको दिमाग में रहता है बात, तो जैसे मेरे दिमाग में है। चलिए, तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा? पॉइंट, हाँ नहीं, हमेशा एन को 0 नहीं मानेंगे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का ये डिमांड था वेयर इट लूजेज द कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट लूज जहाँ पे होगा वहाँ पे जब दो बॉडी के जो कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा, तो कॉन्टैक्ट लूज होने का कंडीशन ही ये होता है, एन शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट 0। तो मेरा क्वेश्चन का डिमांड ही था कि वेयर शुड ब्लॉक लूजेज द कॉन्टैक्ट। दैट्स वाई मैंने एजम्पशन किया कि लेट अस सपोज ब्लॉक लूजेज द कॉन्टैक्ट एट पॉइंट पी। तो जब मैं ये एजम्पशन लेकर ही सॉल्व करना शुरू किया हूँ कि पॉइंट पी पे अपना कॉन्टैक्ट लूज करेगा, ये मैंने एजम्पशन ही लिया। तो जब पॉइंट पी पे मैंने पहले ही सोच चुका था, तो वहाँ पे एन का वैल्यू क्या रहेगा
वहाँ तो मुझे कॉन्टेक्ट लूज मैंने बोल दिया, तो वहाँ पे एन का वैल्यू क्या पकड़ेंगे? 0। अब ऐसा भी हो सकता था कि एन का वैल्यू 0 कर दिए और हो सकता है कि कॉस थीटा का वैल्यू माइनस में आ जाता। क्या आ जाता? माइनस में आ जाता। ऐसा इट माइट बी, मैंने ले लिया और सॉल्व किया और कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता, तो लगता है कि कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव यहाँ पॉसिबल था, क्योंकि थीटा 0 से 90 मैक्सिमम हो सकता था ना, हाँ या ना? और 0 से 90 के बीच में वैल्यू तो क्या कॉस थीटा का क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब अगर कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, मतलब वो कहीं, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब है कि ब्लॉक कॉन्टैक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में कहीं पे लूज नहीं करेगा, हाँ या ना? अब चलिए स्टूडेंट, अब जो सेकेंड पार्ट है एक्चुअल में ये फर्स्ट पार्ट तक था क्वेश्चन जेईई मेन और नीट लेवल का। सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन हो गया वो एडवांस का बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपके लिए। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या था? कुछ क्वेश्चन नहीं दिए हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन था आफ्टर पॉइंट P, हाँ या ना स्टूडेंट? बिफोर पॉइंट P या आफ्टर पॉइंट P? आफ्टर पॉइंट P। और आफ्टर पॉइंट P ए ब्लॉक क्या इस सरफेस के साथ टच में रहेगा या कांटेक्ट लूज हो गया? यस, और कांटेक्ट जब लूज हो गया तो इस ब्लॉक पे फोर्स के नाम पे सिर्फ क्या लगेगा स्टूडेंट? तो फोर्स के नाम पे सिर्फ mg लगेगा। और वैसा पार्टिकल का मोशन जिसमें फोर्स के नाम पे सिर्फ mg लगता है तो नहीं लेता है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। वो कौन सा मोशन हो गया स्टूडेंट? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आप लोग ओल्ड बैच का कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं तो ये बताइए कि ऐसा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं करवाया हूँ, इसमें यू स्पीड है और ए एंगल दिए हुए हैं, याद है? बनवाए हैं ना? और इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा रहता था, हाँ या ना? और तब यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एक्स पूछते थे आपसे, करेक्ट? x2 माइनस x1। और इन सारे पॉइंट पे थोड़ा बढ़िया डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम दिए थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, नहीं? ये अगर थीटा है तो इसका ऐसा मोशन होता था, और यहाँ पे अगर x1 है, यहाँ पे x2 है, तो नहीं था कि इसमें फोर्स के नाम पे, सॉरी एक्सेशन के नाम पे सिर्फ g लगता रहता है, हाँ या ना? और ये मेरा था x एक्सिस और ये मेरा था y एक्सिस, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग किस मोशन से, वर्टिकल मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, याद है आप लोग को? वर्टिकल मोशन से क्या निकालते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसके बाद एक इक्वेशन लगाते थे, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, हाँ या ना? इस केस में एक्स क्या होता था स्टूडेंट? 0। अब ये अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा कि एक्स क्यों 0 हो जाता है। तो एक्स 0 हो जाता है तो ए टर्म तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी। और यू एक्स कितना स्टूडेंट? यू कॉस थीटा। और क्या यहाँ पे, तो आपको बस यहाँ पे यू पता है, यू कॉस थीटा, और टी तो निकाल लेंगे वर्टिकल मोशन से, टाइम ऑफ फ्लाइट, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का, हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं नहीं बनाए हैं? वेरी फ्रैंकली बनाए हैं, यस। तो अब यहाँ पे और वर्टिकल मोशन के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? डेल्टा बाई इक्वल टू, याद है, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। और यहाँ तो अब देखिए,
तो आपको नहीं लगता कि पॉइंट P के बाद बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन हो गया? पॉइंट P के बाद A है VP, तो यहां पे मेरा U का काम कौन करेगा स्टूडेंट? VP, हाँ या ना? और ए एंगल थीटा, तो ए एंगल कितना रहेगा? थीटा, तो ए एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट? 90 माइनस, तो ए एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थीटा, हाँ या ना? और थीटा तो निकाल चुके हैं ना, कॉस थीटा कितना? 2/3, तो क्या यहां से साइन थीटा निकल जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, हाँ या ना? तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/9 कितना? √5/3, रूट ओवर, इसका मतलब आपको साइन थीटा भी पता हो गया और कॉस थीटा भी पता हो गया। और पॉइंट P का अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बोलिए, r साइन थीटा, हाँ या ना? यही ना? और बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट? r cos थीटा। और आपको नहीं लगता कि पॉइंट साइन थीटा और कॉस थीटा पता है, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो गया r √5/3 और बाई कोऑर्डिनेट हो गया 2r/3, करेक्ट? चलिए यहां तक देख लीजिए पहले। तो सेकेंड पार्ट, एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकेंड पार्ट तक एक बढ़िया सा 6 मार्क्स का एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन बनाकर। चलिए, तो नहीं लगता है कि इट इज ए पॉइंट P है जिसका x1 y1 पता है और ए है x एक्सिस और ए है y एक्सिस, और पॉइंट P से यहाँ देखिएगा, और मेरा ओरिजिन यहाँ पे है स्टूडेंट, ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा स्टूडेंट? x1, हाँ या ना? और यहाँ से ए है मेरा VP, और यहाँ पे VP को ही मैं क्या मान रहा हूँ? U, और ए थीटा पता है, तो डेल्टा बाई क्या होगा? डेल्टा बाई तो यही लिखते हैं ना, बाई 2 माइनस बाई 1, हाँ या ना? अब बाई 2 कितना? 0, ग्राउंड पे आ गया, बाई 2r ऐसे ग्राउंड पे आ गया ना। तो ये मेरा x एक्सिस था ओरिजिनल क्वेश्चन में, मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, तो बाई 2 बिकम्स व्हाट? 0। अब बाई 1 का वैल्यू आपको पता है, माइनस कितना था? r √2r/3, तो डेल्टा बाई कितना हो गया? डेल्टा बाई हो गया -2r/3, करेक्ट? और अब यहाँ पे मैं इस बात को प्रूफ नहीं करूँगा कि कौन सा मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ये मैं रेस्ट एंड मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में ही इस बात को प्रूफ कर दिया था कि देखिए इसमें चार इक्वेशन में टाइम आता है। Vx = ux + ax × t, फिर डेल्टा x = ux t + हाफ x t स्क्वायर, फिर Vy = uy + ay × t, और प्लस डेल्टा y = uy t + हाफ ay t स्क्वायर, जिसमें 3 इक्वेशन से हम लोग का काम नहीं चल रहा था। तो एक्चुअली हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आएगा, डेल्टा y = uy t + हाफ ay t स्क्वायर, और डेल्टा y कितना? -2r/3, uy कितना? तो ये है थीटा, तो क्या हो जाएगा? Vp साइन थीटा, हाँ या ना? Vp साइन थीटा t, और माइनस यहाँ पे g का वैल्यू 10 पकड़ लीजिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए। तो ए बाई कितना होगा अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम? प्लस जी या माइनस जी? माइनस जी। तो ये रहेगा यूपी साइन थीटा इंटू टी -5t²। अब वीपी का वैल्यू तो हम लोग को क्या आया था स्टूडेंट, याद है? वीपी स्क्वायर इक्वल टू
यही था ना 2gr 1 माइनस कॉस थीटा VP स्क्वायर, यही था देखिए तो, जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाए थे। ओके, तो 2gr और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू तो 2/3 आया था ना, तो कितना हो जाएगा VP तो यहाँ पे 2g और r और ये हो गया 1/3, और यहाँ पे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए r का कोई एक वैल्यू लेते हैं लाइक 2 मीटर, ओके, ताकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसान हो। तो यहाँ पे r का वैल्यू यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 2 मीटर, तो 2 इंटू 10 इंटू 2 1/3 कितना हो जाएगा 40/3। ये है VP स्क्वायर, तो VP कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √40/3। तो माइनस, अब यहाँ पे r का वैल्यू मैं मान लिया हूँ, तो 2 इंटू 2/3 इक्वल टू √40/3, और साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट, √5/3 t अब माइनस 5t²। अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व, इक्वेशन क्या बन गया, क्या यहाँ से टाइम निकाल लीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, और टाइम अगर यहाँ से निकाल लिए तो क्या डेल्टा एक्स, लेकिन ये डेल्टा एक्स कहाँ के, किसके रेस्पेक्ट में, ये डेल्टा एक्स पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखे होगा UX इंटू टी, और टाइम यहाँ से निकल जाएगा, UX कितना VP cos थीटा इंटू टी पता है, तो VP भी पता है, VP कितना था √40/3 और कॉस्ट का वैल्यू 2/3, और टाइम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये मेरा हो गया डेल्टा एक्स। तो आप क्वेश्चन में निकालना क्या था स्टूडेंट, क्वेश्चन में निकालना था मेरा, क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन 200% गारंटी है एक्स में रहेगा ही रहेगा, ये तो पहले से ही हिंट दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, अब बहुत पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था ओरिजिन से डिस्टेंस, हाँ या ना, लेकिन हम लोग अभी जो निकाले हैं वो पॉइंट P से डेल्टा एक्स निकाले हैं, करेक्ट, हाँ या ना, हम लोग जो डेल्टा एक्स निकाले हैं वो कहां से डेल्टा एक्स निकाले हैं, पॉइंट P से डेल्टा एक्स, करेक्ट, पॉइंट P का हॉरिजॉन्टल रेंज, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ या ना। तो क्या ओरिजिन से ये डेल्टा एक्स मिलेगा या ओरिजिन से यहां तक मिलेगा, तो ए डेल्टा एक्स तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से डेल्टा एक्स ए है, तो क्या ए आप नहीं बता पाएंगे, इसको अगर डेल्टा एक्स डैश बोल दे तो ये डेल्टा एक्स तो ऑलरेडी पहले से पता था, ये डेल्टा एक्स कितना था, बोलिए r साइन थीटा, करेक्ट, कितना था, ए था r cos थीटा, ये अगर थीटा था ना तो ये था r cos थीटा, तो ये क्या रहेगा r साइन थीटा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्चुअल में इसको यहाँ से जेंटली प्लेस करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे ए जाकर ग्राउंड को टच करेगा, तो डेल्टा एक्स डैश प्लस डेल्टा एक्स कितना r साइन थीटा, डेल्टा एक्स तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हेल्प से कितना हो जाएगा √40/3 इंटू 2/3 इंटू टी, और टी कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, तो समझ में आ गया। एक मिनट रुकिए तो,
क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? डेल्टा एक्स प्लस के नीचे हाँ ये डेल्टा एक्स प्लस मेरा है आर साइन थीटा। और साइन थीटा तो वैल्यू पता है ना। तो एक्चुअल में यहाँ से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज तो यही रहेगा ना। तो यहाँ से यहाँ देखिएगा ए से पी तक तो रहेगा कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन है ना। अब पॉइंट पी के बाद सर्कुलर मोशन रहेगा या प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हम लोग को डेल्टा एक्स पता ही था आर साइन थीटा। बट मेन क्वेश्चन जो बना बढ़िया क्वेश्चन वो क्या यहाँ से यहाँ तक का बना या इसके बाद का क्वेश्चन बना? इसे हमने देखा इस प्रॉब्लम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी। इस प्रॉब्लम में सब कुछ चेक हो गया। एक ही प्रॉब्लम है जिसमें सारा कॉन्सेप्ट एक साथ चेक हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे जीरो करते हैं, और प्लस रेस्ट एंड मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन चेक हो गया है ना। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाएगा आपके लिए जिसमें कि आर का वैल्यू ऐसा लिया जाएगा कि आप इसको क्वांटिटी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक एक्चुअल में मिलेगा। देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि समथिंग लाइक दिस, सिर्फ हिंट देकर छोड़ देते हैं। यहाँ से इनिशियल स्पीड √4 से मान के प्रोजेक्ट किए। अब तब क्वेश्चन रहेगा कि वापस ये इसी हॉरिजॉन्टल ट्रैक को कहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा वापस। तो ये तो पता नहीं किसी स्पीड के लिए डैम से एक कहीं से समवेयर बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा है ना। इस पॉइंट के लिए क्योंकि इसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए √5 चाहिए। मैंने प्रोवाइड कर दिया 2 से √2 से बड़ा लेकिन √5 से छोटा। तो यहाँ पे आगे कांटेक्ट लूज करेगा। तो यहाँ के बाद नहीं लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वापस इस पे आके गिरेगा। नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे वापस आकर फॉल करेगा। तो यहाँ के बाद क्या आप सॉल्व नहीं कर लेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन जस्ट लाइक मोशन फ्रॉम प्रोजेक्ट टावर आया ना। ओके तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला रहा हूँ, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि नीट में इतना आएगा। नीट में सिर्फ यहाँ आएगा कहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन टाइप हो गया या एडवांस टाइप हो गया। अब उसमें अगर इसको बहुत आराम से धीरे धीरे बनाना रहता तो मैं इसको बहुत स्लोली भी बना सकता था। बट जहाँ पे स्पीड का बात आ जाएगा तो स्पीड का मतलब है कि सारा कॉन्सेप्ट आपका सिस्टमेटिक समझा हुआ है। तो सारा कॉन्सेप्ट समझा हुआ तब आप राइटिंग मत बैठाते रहिए, फटाफट उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। कहाँ पे डेल्टा एस, कहाँ पे डेल्टा पाई, और जो आप क्वेश्चन में माने हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, माइंड इट उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते रहना है। अब यहाँ पे आकर इतना टाइम ले लेंगे कि अच्छा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर जैसा हो गया, अब उसमें क्या पढ़ाए थे सर, तब तो कहानी ख़त्म है। मतलब आपको पूरा जहाँ तक पढ़ाया गया उसका हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा।
चलिए find the minimum speed at point A in horizontal direction so that क्वेश्चन लिख लीजिएगा find the minimum speed at point A so that block loses the contact at point A without sliding, so that block loses the contact at point A itself without sliding. सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितना स्पीड से इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए कि ब्लॉक इस सरफेस पे स्लाइड ही नहीं करे, डायरेक्ट फ्लाई ऑफ हो जाए, मतलब इसी पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर जाए। ये तो पता है कि कर्व का, चाहे वो कर्व स्ट्रेट लाइन ही क्यों नहीं हो, कर्व का हर एक पार्टिकल को हम लोग सर्कल का एक आर्क मान सकते हैं, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। तो पॉइंट ए पे कौन कौन सा फोर्स, mg, और क्या लगेगा स्टूडेंट, सारे फोर्स को टुवार्ड द सेंटर, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवार्ड द सेंटर। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, हाँ या ना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। और कांटेक्ट लूज करने का कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का बात आ गया, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो इनइक्वालिटी के बिना आप बोल सकते हैं क्या, मिनिमम और मिनिमम तो के बिना विदाउट इनइक्वालिटी तो बोल नहीं सकते हैं। तो फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट n शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब ये हो गया कि n का मतलब तो ये था, तो mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, देन g शुड बी लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, then v square should be greater than equal to gr, then v should be greater than equal to what, root over gr, हाँ या ना। इसका मतलब है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ब्लॉक नॉट स्लाइडिंग
ऑन द सरफेस डायरेक्टली इट लूजेज द कॉन्टैक्ट, उसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट अंडर रूट जी आर। इसका मतलब यहाँ से भी देखिए अब हुआ क्या कि एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, अब दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा ओके, अगर हेमिस्फीयर के टॉप पे और सरफेस का स्फेरिकल फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसके टॉप पे ही अगर रूट ओवर जी आर के बराबर है उससे बड़ा स्पीड दे देंगे तब तो ये स्लाइड करेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट क्या करेगा, स्लाइड करेगा, फ्लाई ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर थोड़ा भी आप ट्रैक पे उस सरफेस पे स्लाइड करवाना चाहते हैं, थोड़ा भी स्लाइड करवाना चाहते हैं तो स्पीड क्या रखना है, रूट ओवर जी आर के से कम, हाँ या ना। दिस इज द मिनिमम स्पीड, यहाँ देखिएगा, दिस इज द मिनिमम स्पीड फॉर व्हाट, है कि यहाँ से ज़्यादा इसका बराबर या इससे बड़ा वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे फ्लाई करेगा ही करेगा, वहीं पे कांटेक्ट लूज कर जाएगा, वो एक्चुअली सरफेस पे स्लाइड ही नहीं करेगा। तो इस सरफेस पे तो आप चाहते कि नहीं थोड़ा तो कम स्लाइड करे, बहुत ज़्यादा स्लाइड करना है, जेंटली प्लस पुश कर देंगे वहाँ से, तो नहीं लगता कि जेंटली पुश करेंगे तो सबसे ज़्यादा वो स्लाइड कर पाएगा, आर्क कवर कर पाएगा, हाँ या ना। जेंटली प्लेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा आर्क कवर करेगा, लेकिन अगर थोड़ा स्पीड देकर पुश करेंगे तो वो कम आर्क कवर करेगा। ओके, इसका मतलब है कि v का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी, मतलब कॉन्टैक्ट लूजेज एट पॉइंट ए इटसेल्फ, हाँ या ना। लेकिन v का वैल्यू अगर लेस देन आर जी तब क्या ए पे कॉन्टैक्ट लूज होगा या थोड़ा वो सरफेस पे स्लाइड करेगा, थोड़ा स्लाइड करेगा। यस, सबको समझ में आ गया। ये मैं क्वेश्चन शायद मैं सर्कुलर मोशन में करवाया होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में करवाए हैं, लेकिन फिर से इसको ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिए थे ना कि यहाँ पे स्लाइड भी करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था इस क्वेश्चन को लेके। ओके, चलिए सब लोग पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। फाइंड द पोजीशन वेयर द ब्लॉक लूजेज द कॉन्टैक्ट विथ ट्रैक। और आप पोजीशन दो तरीके से बता सकते हैं, यहाँ से कितना नीचे आकर लूज करेगा या थीटा भी बताने से काम चल जाएगा। तब तक मैं 2 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ। ही कर देना है ना फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट, तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि जी कॉस थीटा इक्वल टू वी पी स्क्वायर बाई आर। वी पी स्क्वायर कितना है, वी पी स्क्वायर है जी आर 5/2 माइनस 2 कॉस थीटा बाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ जी से जी कैंसिल हो गया, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 5/2 माइनस 2 कॉस थीटा। इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू 5/2, देन कॉस थीटा इक्वल टू कितना 5/6, 5/6 होना चाहिए एक कॉस, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/6। ठीक है ना स्टूडेंट? ओके, तो जिनका कॉस थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 3/4 आया था वो चेक कर लिए कहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ हाइट एक कितना, तब ये हाइट कितना था, ये हाइट था एच इक्वल टू व्हाट आर कॉस थीटा आर, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना 5/6।
तो 5r/6, हाँ है ना। अब इस चीज़ को रिकॉल कीजिए, यहाँ तक आप लोग देख लिए। आप लोग पैरेलल लिख भी रहे हैं क्या, या बाद में लिखेंगे? ओके, तो लिख लीजिए पहले। जब वीडियो में मैं देखता हूँ कभी कभी तो ऐसे ऐसे बोर्ड होते रहता है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है क्या आप लोग को? बोर्ड थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, लगता है फोकस कैच करता है क्या कैमरा, या अब हैबिचुएटेड हो गए? ओके, हो गया? ओके, जब यहाँ से भी कोड 0 स्पीड से किए थे स्टूडेंट, तब यहाँ से कितना हाइट पे एक कांटेक्ट लूज किया था? 2r/3, हाँ है ना। और इसमें कितना हाइट पे कांटेक्ट लूज किया नीचे से? 5r/6। तो 2/3 बड़ा है या 5r/6 बड़ा है? अभी तो ये वैल्यू बड़ा है ना। इसका मतलब यहां से जस्ट मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि किसमें ज़्यादा ट्रैक को कवर करेगा। तो देखिए ये 5r/6 आया है, इसका मतलब ऊपर से कितना हाइट पे? r-5r/6, मतलब r/6, हाँ या ना। ऊपर से जस्ट कितना नीचे आ पाया है? r/6, बट इस केस में कितना आ पाया था? r/3। तो यहां से नहीं प्रूफ हो गया कि अगर v को जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा उस सरफेस पे स्लाइड कर पाएगा? करेक्ट। अब v को अगर 0 कर दें तो सबसे ज़्यादा स्लाइड करेगा, ऊपर से r/3 आकर कांटेक्ट लूज करेगा। बट इसमें अगर थोड़ा स्पीड देंगे बट लेस देन √gr, जैसे यहाँ पे √gr/2, तो देखिए इसमें r/6 थोड़ा ही स्लाइड करके कांटेक्ट। इसका मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव भी तो आ सकता है। ऑब्जेक्टिव ये दे दिया जाएगा कि एक 1 टाइम v = 0 और सेकेंड टाइम v = √gr/2। और तब पूछा है किस केस में ज़्यादा नीचे आ पाएगा, तो और कितना कितना आ पाएगा। ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तब नहीं बन जाएगा। कम से कम ये बात तो पक्का बन जाएगा कि किसमें ज़्यादा स्लाइड करेगा, और जिसमें ज़्यादा सरफेस पे स्लाइड करेगा उसमें ज़्यादा नीचे तक आ पाएगा। ये सब क्वेश्चन बच्चा टाइप क्वेश्चन है, लेकिन चलिए आप लोग के लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है तो मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग भी फर्स्ट टाइम, हम लोग को भी इस टाइप को क्वेश्चन मिलता था, बहुत मन से बनाते थे, तो आप लोग भी उतना ही इंटरेस्ट लेकर बनाइए। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट with respect to point A find the maximum height attained by this मास। ये स्ट्रिंग मास है, ये क्या है? लाइट स्ट्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज स्मॉल l। इसके लिए आपको आराम से कम तो 7 मिनट दूंगा।
क्वेश्चन है कि यहाँ से इस पार्टिकल को V नॉट इक्वल टू √3 GR से प्रोजेक्ट किए, ओके, लोएस्ट पॉइंट पे, करेक्ट। तो उसके बाद पॉइंट 1 से ए के रेस्पेक्ट में ए मास पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, बस यही क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ आपको समझना है। स्टूडेंट इसको देखिए, जिन लोग से नहीं सॉल्व हो रहा है, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहिए। पॉइंट इस वैल्यू के लिए डैम श्योर रेट पॉइंट डी को क्रॉस करेगा, बट हाईएस्ट पॉइंट पे इस वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट नहीं पहुंचेगा। इसमें डी को क्रॉस करेगा बट हाईएस्ट पॉइंट से पहले इसका स्ट्रिंग कहीं पे सिलेक्ट कर जाएगा। तो मान लेते हो पॉइंट पी है, तो आप ई ए इक्वल टू ई पी से आप वी पी निकाल लीजिएगा, स्पीड एट पॉइंट पी, आइडिया में दे रहा हूँ। और बियॉन्ड पॉइंट पी ये हो जाएगा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस एंगल को थीटा मान के सॉल्व करते रहिए। यहाँ से भी आप थीटा मान सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थीटा मानते हैं तो थोड़ा बढ़िया हो जाता है सॉल्यूशन करने में। तो यहाँ से यहाँ तक ए से पी तक तो सर्कल का ही मोशन रहेगा, सर्कुलर मोशन रहेगा। तो ए से पी तक का हाइट तो रहेगा एल प्लस एल साइन थीटा, क्योंकि ए है एल, ये थीटा मान रहा है तो एल साइन थीटा, इसको मैंने h1 बोल दिया। बट h2 के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया जिसका इनिशियल स्पीड vp है और एट एंगल है 90 माइनस थीटा। तो प्रोजेक्टाइल में h मैक्स का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई ट्वाइस जी। तो यहाँ पे अल्फा का काम कर रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे और u का काम कर रहा है vp। तो इसको मैं h2 नाम दे रहा हूँ। तो h2 इक्वल टू h मैक्स, ये प्रोजेक्टाइल वाला h मैक्स, vp स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई ट्वाइस जी। और यहाँ से आप vp ऑलरेडी निकाल चुके हैं, vp ऑलरेडी, लेकिन एंगल आपको निकले। तो एक्चुअल में करना क्या था कि a से p के बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। और यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, vp। बट जो vp आएगा और उसके बाद पॉइंट p पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पॉइंट p पे 5 मिनट कहीं क्लास है, पॉइंट p पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम लोग को पॉइंट p पे न्यूटन सेकेंड, यहाँ पे n, और इस पॉइंट पे टेंशन क्या कर देना है, पॉइंट p पे टेंशन। कल इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे ना, थ्योरी पढ़ा रहे थे। तो पॉइंट p पे टेंशन को जीरो कर दीजिएगा तो आपको थीटा पता चल जाएगा और vp भी पता चल जाएगा। vp तो यहाँ से आ जाएगा, तो बट इस vp में आपको थीटा इन्वॉल्व रहेगा, बट वो थीटा यहाँ से हम लोग को आ जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, टेंशन इक्वल टू जीरो। क्योंकि पॉइंट p पे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यही आएगा ना, mg एंड टेंशन। ऐसा ही आप लोग कर रहे होंगे। और vp निकालने के बाद का काम रह गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तब ए रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई ट्वाइस जी। यहाँ पे u का काम करेगा vp और अल्फा का काम करेगा 90 माइनस थीटा। क्या काम करेगा स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा। वहां से आप निकाल लीजिएगा h मैक्स, और थीटा ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके होंगे। कॉस थीटा कितना आया था स्टूडेंट, बताइए तो। कॉस थीटा 1/3 था क्या, ओ कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 आया होगा, करेक्ट। अगर ऐसा डायग्राम बनाए होंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 40L/27। तो जिनका भी 40L/27 आ गया है वेरी गुड। जिनका नहीं आया है वो जाकर घर पे, इसको जाकर नहीं, घर पे ही आप लोग है ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। तो एक दिन वन मोर क्लास लेफ्ट फॉर वर्क पावर एनर्जी, एक क्लास और लेंगे और वो क्लास में थ्योरी नॉट ए सिंगल लाइन,
सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम करवाऊंगा, और वो थोड़ा बड़ा क्लास ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। किनका किनका आ गया था 40L/27?